बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजज़ियों से जैस कोड के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। अब वीडियो लिंक पर लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट कैप्टन ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ साहब। खुश आमदीद कहेंगे आपको। मोहम्मद हफीज़ साहब, ये बताइएगा कि वो कहते हैं कि अगर आप पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेलें तो फिर नताइज अच्छे होते हैं, और आज हमने देखा कि आउट ऑफ द बॉक्स हमने एक प्लानिंग की, मोहम्मद रिजवान को इनिंग का आगाज़ करने के लिए भेजा। अगरचे वो ज़्यादा लंबी इनिंग नहीं खेल सके, लेकिन जिस तरह अब्दुल्ला शफीक के साथ तीसरे दिन खाने के वक्फे से कबल दोनों ने बल्लेबाजी की। जी, मैं दो चीज़ें पहले आपको बता दूं। पहली बात तो जो आपने की बहादुरी से खेलने की, तो उसमें जितनी तारीफ की जाए इंग्लैंड की मैनेजमेंट की, उनके प्लेयर्स की, उनके सिस्टम की, वो कम है कि जिस तरीके से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट एशियन ब्लॉक को मेरा ख्याल है कि एक ट्रेंड सेटर हैं वो पूरी दुनिया में, और एशियन ब्लॉक को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है इसके साथ कि मुस्तकबिल के अंदर आइंदा आने वाले 5 साल या 10 साल की जो क्रिकेट है वो हमसे आगे खेल रहे हैं, हम लोग पीछे रह के खेल रहे हैं। तो उनका जो प्लान और जो उन्होंने एक टेस्ट क्रिकेट की बका के लिए जो एक उन्होंने जो ये जो इंटेंट उन्होंने इम्प्रूव किया अपनी क्रिकेट खेलने का, टेस्ट क्रिकेट के अंदर जिस इंटेंट के साथ वो क्रिकेट खेल रहे हैं, उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। क्योंकि जो पहला टेस्ट मैच हुआ वहां पे भी हमें एक क्लैरिटी नजर आ गई राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर। उन्होंने जिस इंटेंट के साथ, जिस प्लानिंग के साथ अहेड ऑफ द गेम थिंकिंग प्रोसेस को रखते हुए जैसे क्रिकेट खेली, उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और हम लोगों को एज ए पाकिस्तानी अपनी होम कंडीशंस में जो प्लानिंग हमारी थी हम उसमें कामयाब नहीं हो सके। हम टोटली फेल हुए अपनी प्लानिंग को, जो भी हमारे माइंडसेट थे, जो भी थिंक टैंक ने सोचा हुआ था। और वो एक क्लैरिटी आ गई हमारे पास, और हम इस मैच को लेके भी हम उसी माइंडसेट के साथ खेल रहे हैं, और हम उनके प्लानिंग से बहुत पीछे हैं। अगर आप देखें जिस तरीके से उन्होंने पहली इनिंग्स के अंदर जब आप थोड़े ओवर्स खेल के ज्यादा रन्स करते हैं तो आप अपने जीतने के चांस बढ़ा देते हैं ऐसी पिचेस के ऊपर जहां पे आपको 20 आउट करने के बाद ही आप जीतते हैं, और जीतने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो आपका ज्यादा स्कोर करना, कम ओवर खेलना, वो आपकी बॉलिंग को ज्यादा चांस मिलता है मैच जीतने के लिए, जिसकी वजह से उन्होंने पहला टेस्ट मैच भी जीता। और इस मैच के अंदर भी जो उनका इंटेंट था जो खेलने का वो वही रहा। तो मुझे लगता है कि ये सीखने की भी है। नंबर 1 तो ये मैंने आपको क्लियर करना है। और दूसरा जो आपने बात की कि पाकिस्तान ने कोई आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन लिया और रिजवान को ओपन करवाया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ इस वजह से ओपन करने आए क्योंकि वो एक फोर्स चेंज थी कि इमाम की जो फिटनेस था वो इस लेवल पे नहीं थी कि वो स्ट्रेट अवे जाके बैटिंग कर सकें। तो रिजवान को मजबूरन या फोर्स किस्म का जो डिसीजन था वो उनको लेना पड़ा। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के पास चांसेस पूरे हैं। आई एम सो हैप्पी टू वॉच सऊ शकील्स, जो इनिंग्स उसने अभी तक खेली हैं वो डिजर्व करते थे। जब वो आए तो आके वो प्रूव कर रहे हैं कि वो इस सिस्टम की प्रोडक्ट है, और जब आप अपनी सिस्टम की प्रोडक्ट को, जो भी सिस्टम आपने बनाया हुआ है, जब आप सिस्टम बीटर को रिस्पेक्ट देते हैं तो वो उनका जो रिस्पांस है परफॉर्मेंस का वो ज्यादा बेहतर है, जैसा कि इब्रार की शक्ल में आया। अब्रार को जब T20 क्रिकेट, मुझे लगता है कि वो हमारे पाकिस्तान की थिंक टैंक का एक ऐसा डिसीजन था जो कि उनको लेना चाहिए था, लेकिन वो नहीं ले सके। आउट ऑफ द बॉक्स अगर सोचते तो जो इंग्लैंड जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप से पहले 7 T20 खेलने आया था, तो अब्रार एक ऐसे बॉलर थे जिनको 4 या 5 मैच या मिलने चाहिए थे ताकि वो अपनी T20 एबिलिटी को दिखा सकते। हमने वो नहीं किया। हमारे माइंडसेट में जो भी एक ब्लॉकेज थी हमने उसी को कंटिन्यू किया। इब्रार वापस गए, वापस जाकर उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर 40+ विकेट्स लिए, जिस पे इब्रार ने काम किया। और जब उनको उसी फॉर्म के मुताबिक मौका मिला तो हमने देखा कि वो इंग्लैंड टीम के लिए एक सरप्राइज पैकेज था, और उन्होंने वो ऐसा लग रहा था कि वो किसी ऐसी पिच पे बॉल कर रहे हैं जिस पे बाकी जो पाकिस्तानी बॉलर्स हैं वो किसी और पिच पे बॉल कर रहे हैं। तो ये मैं इसको मैं कंक्लूड ये करता हूँ कि एक तो इंटेंट पे इंग्लैंड को जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, वो एक ट्रेंड सेटर के तौर पर इस सीरीज को खेल रहे हैं। और दूसरा जो पाकिस्तान की टीम है वो अभी भी ओल्ड फैशन क्रिकेट खेल रही है। आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, लेकिन अगर आपने compete करना है जीतने के लिए, अगर आपने जीतने के लिए सोचना है तो आपको अपने आप को फेलियर के एक्सेप्ट करने की जो एक आदत है वो रखनी पड़ेगी, और स्ट्रॉन्ग मैसेज देना पड़ेगा प्लेयर्स को कि आप
इस इंटेंट में खेलेंगे तो पाकिस्तान के लिए कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज हम आपको नहीं खिला सकेंगे। तो जब आप इन चीजों के ऊपर काम करेंगे तो दो डिफरेंट अप्रोच के साथ क्रिकेट खेलते हुए नजर आई दो टीमें इस टेस्ट सीरीज में। इंग्लैंड फार अहेड फ्रॉम द ओल्ड फैशन क्रिकेट, और पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली अभी तक बिहाइंड रह के क्रिकेट खेल रहा है। सब ये जो आपने बात की है, बड़ा खुलकर इंग्लैंड की प्लानिंग को सराहा है, और दूसरे अंदाज में अगर मैं कहूँ तो एक सुनने वाला, एक देखने वाला कहेगा कि बड़ी मद्दासराई आप कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास मसला ये है कि हम लोग वन वे ट्रैफिक से चलते हैं। बहुत सारे लोग इस बात पर सवाल उठा रहे हैं, नाराज़ हैं, यार आप इंग्लैंड की प्लानिंग को तो सराह रहे हैं, उनको तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे मामलात को जो है सिर्फ तनकीद की निगाह से देखते हैं। आप की मौजूदगी में आपसे ज़्यादा करीब से चीज़ों को किसी ने देखा नहीं है। मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहूँगा। जो अच्छा है आप उसको अच्छा ही कहेंगे, जो गलतियाँ हम कर रहे हैं वो आपके सामने मौजूद हैं। हम वर्ल्ड T20 के फ़ाइनल में कैसे पहुँचे, हम एशिया कप के फ़ाइनल में हम कैसे पहुँचे, और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ के 2 मैच हम जीते ज़रूर, लेकिन वो कैसे जीते, एक मैच 3 रन से जीते, एक मैच 6 रन से जीते। ये सारी चीज़ें अपनी जगह, हम सीख क्यों नहीं रहे? हम सॉरी, आपकी आवाज़ कट गई। हम सीख क्यों नहीं रहे? हम लोग क्यों, मेरा मतलब है कि मिरेकल्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात करता हूँ। ये मेरी अपनी लर्निंग्स हैं जिसको मैं शेयर कर रहा हूँ। पाकिस्तान की क्रिकेट वाइट बॉल क्रिकेट में पूरी दुनिया से पीछे रह गई जब मिसबाउल हक एज ए कैप्टन लंबा खेल के एज ए कप्तान, और वो माइंडसेट नहीं बदल सका। ऐसा नहीं कि मिसबा ने कोई बुरा रोल प्ले किया एज ए कैप्टन, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उनसे डिमांड वो की गई। 2012 के बाद पाकिस्तान की टीम की वाइट बॉल क्रिकेट की प्लानिंग पीछे रह गई, और पूरी दुनिया की जो क्रिकेट खेलने की वाइट बॉल की प्लानिंग थी वो आगे चलेगी। 2015 में जब इंग्लैंड बुरी तरह हारा वर्ल्ड कप में, तो उनको समझ आ गई कि ओल्ड फैशन क्रिकेट नहीं खेलनी पड़ेगी, आपको 5 साल 8 साल आगे जो आने वाला इंटेंट है उसके मुताबिक खेलना है, जिसको सबसे पहले ट्रेंड सेट किया न्यूजीलैंड की टीम ने 2015 के अंदर। फिर उसको अडॉप्ट किया इंग्लैंड टीम ने, और अपनी वाइट बॉल क्रिकेट में वो जो एक मैथमेटिकल किस्म की और एक बुकिश किस्म की जो क्रिकेट खेलते थे वो उससे बाहर आके खेलना शुरू किया। तो वाइट बॉल क्रिकेट 2015 के बाद इंटेंट सेट किया, ट्रेंड सेट किया न्यूजीलैंड ने, लेकिन जो सबसे बड़ा इंटेंट या सबसे बड़ा ट्रेंड सेटर जो हैं वो आप इंग्लैंड को इसलिए कहेंगे कि वाइट बॉल क्रिकेट उस डिबैकल के बाद, उस फेलियर के बाद, दे लर्न फ्रॉम इट एंड दे ब्रॉट समथिंग डिफरेंट, जिसके बाद उनकी क्रिकेट अट्रैक्टिव होगी और पूरी दुनिया उसको पसंद करना शुरू होगी। हाँ, आपने फेलियर भी एक्सेप्ट किए, लेकिन विद द सेम टाइम आप अपने उन प्लेयरों को लेके आए जो मॉडर्न क्रिकेट खेल सकते थे। इसी तरह अनफॉर्चुनेटली मुझे अभी ये कहना पड़ रहा है कि अभी भी हम टेस्ट क्रिकेट में वो इंटेंट देखें। ये तो मैं तो हंस रहा हूँ इस बात को, मुख्तलिफ जगहों से मेरे कानों में आई है बात कि कहा यह जा रहा है कि जी जो टेस्ट क्रिकेट है वो उसमें T20 प्लेयरों की इंक्लूजन कर ली जाए। तो मैं हाथ जोड़ता हूँ, बस कर दें। मेरी सिर्फ जो इंटेंट है उसको बेहतर करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि T20 खेलने वाला प्लेयर टेस्ट क्रिकेट खेले, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं खेल सकता, लेकिन इसमें राइट बेसिक्स की जरूरत है। इंग्लैंड ने जो अब तक की 4 बारियां ली हैं यहाँ पे आके, उनके प्लेयर की बेसिक्स ऑफ द गेम इज वेरी स्ट्रॉन्ग। वो T20 आपको लग रहा है, लेकिन दे प्लेइंग विद द राइट रेंज ऑफ शॉट व्हेन इट कम्स टू हिट द राइट टेक्निक ऑफ द गेम। उन्होंने कोई स्लॉगिंग नहीं की, उन्होंने ये रिवर्स स्वीप करना स्लॉगिंग नहीं है, इट्स एनहांसमेंट ऑफ द स्किल्स, जिसमें आप अपने आप को वो स्किल्स इनहेंस कर रहे हैं। आप स्वीप खेल रहे हैं, रिवर्स स्वीप खेल रहे हैं, रेंज ऑफ द शॉट आपने बढ़ा ली है, कीपिंग योर शेप। अगर आप अपनी शेप तोड़ के T20 फ्लेयर में खेलना शुरू कर देंगे तो आपका स्कोर उतना ही होगा जो एक T20 क्रिकेट के अंदर आता है। लेकिन जब आप राइट बेसिक्स के साथ अपनी रेंज ऑफ शॉट बढ़ाते हैं तो आप एज ए बैट्समैन अपने आप को दूसरों से अलहदा कर देते हैं। तो हमें समझना ये है, ये हमारी जो टीम है इनकी बेसिक्स बड़ी स्ट्रॉन्ग है। अब्दुल्ला शफीक इज अ वंडरफुल टैलेंट फॉर पाकिस्तान, जो मुझे लगता है कि उसके अगले 10 साल 15 साल अगर अल्लाह उसको फिट रखे, तो अगर उसको सही मौके मिले तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत लंबी क्रिकेट और बहुत बड़ी परफॉर्मेंसेस दे सकता है। इमाम, बाबर, ये तमाम वो लोग हैं। अभी सऊद शकील की शक्ल में जो टेस्ट क्रिकेट का एक अच्छा खिलाड़ी हमें नजर आ रहा है, वो हमारे सामने आया। तो ऐसा नहीं कि इनकी बेसिक्स वही हैं, इनकी रेंज ऑफ शॉट बढ़ाने की जरूरत है, इनको टेक्निकली इंप्रूव करवाने की जरूरत है कि इनकी इनहेंसमेंट हो टुवर्ड्स प्लेइंग दिस शॉट।
जब इनकी रेंज ऑफ शॉट बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली ये प्लेयर उस इंटेंट से खेल सकेंगे जिसमें हमें हैरी ब्रूक खेलते हुए नजर आ रहा है, जिसमें हमें बेन स्टोक्स खेलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें हमें बेन डकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमें समझना सिर्फ ये है कि T20 प्लेयरों को इसमें नहीं लेके आना, लेकिन उस इंटेंट और रेंज ऑफ शॉट को बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन मोहम्मद हफीज साहब, मैं अगर आपकी इसी बात को आगे कर लूं, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रमीज हसन राजा बोले कि इंग्लैंड वाले जो हैं T20 प्लेयर लेकर आ गए हैं, चलें मैं अगर उनकी बात मान ले लूँ, हैरी ब्रोक वर्ल्ड कप स्क्वाड में थे, बेन डकेट ठीक है पाकिस्तान सुपर लीग खेलें लेकिन उनके परमानेंट प्लेयर नहीं है T20 स्क्वाड का, खेले ज़रूर हैं। फिर उनके कप्तान बेन स्टोक हैं, ठीक है वो T20 क्रिकेट खेलते हैं लेकिन उनका फोकस टेस्ट क्रिकेट की तरफ है। जैक क्रॉली इनिंग का आगाज़ करते हैं, पिंडी में पहली इनिंग में उन्होंने 100 किया, उन्होंने T20 डेब्यू नहीं किया। उसके अलावा ओले पॉप जो कि विकेट कीपिंग कर रहे हैं, वो बहुत एग्रेसिव खेलते हैं, पहली गेंद को आकर रिवर्स स्वीप मारते हैं, वो T20 डेब्यू नहीं कर सके। हमारे कप्तान ने कहा कि ये वनडे प्लेयर लेकर आ गए हैं, हम फ़ौरन रिएक्ट क्यों करते हैं? देखिए कौन क्या कहता है, किसी ने क्या स्टेटमेंट दी, मैं उसके ऊपर नहीं आना चाहता। जैक क्रॉली ने जो शॉट्स खेले हैं अपने 100 करने में, मुझे एक भी दड़ेबाजी दिखा दे उस दड़ेबाजी को जिसको हम T20 प्लेयर समझते हैं। उसकी टोटल रेंज ऑफ शॉट थी कीपिंग हिज शेप एंड बैलेंस ऑन द क्रीज। इसी तरीके से अगर हम बेन डकेट के बारे में सोच रहे हैं तो बेन डकेट ठीक है T20 खेलते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने सिर्फ इंटेंट वो रखा, शेप और अपनी शॉर्ट रेंज टेक्निकल ही रही। इसी तरह बेन स्टोक्स हैं, इसी तरीके से दूसरे जितने भी प्लेयर उनके खेले, हैरी ब्रूक की हम बात कर रहे हैं तो हैरी ब्रूक ने कितने दड़े लगाए हैं, जिसको हम कहते हैं कि यहाँ बाबू रेल में यहाँ बाबू जेल में, कितने उसने ऐसे शॉटिंग खेली। उसने अपनी बेसिक्स ऑफ द गेम को सिंपल रख के रेंज ऑफ शॉट बढ़ाए हैं। जितनी इनकी टीम आप देखेंगे इंग्लैंड की, उनकी बेसिक्स ऑफ द गेम इज वेरी स्ट्रांग, लेकिन विद द सेम टाइम उन्होंने इंटेंट और वो जो फियर ऑफ फेलियर का जो कॉन्सेप्ट हमारे दिमागों में अभी तक बैठा हुआ है कि अगर मैंने ये शॉट खेली तो मैं आउट ना हो जाऊं, उन्होंने इससे बाहर आके खेला। तो इसमें क्रेडिट जाता है उनकी मैनेजमेंट को, जिन्होंने अपने उन प्लेयर्स को बैक किया, उनको अलाउ किया, उनके ऊपर टेक्निकली रेंज ऑफ शॉट खेलने के ऊपर काम किया और उनके फेलियर को एक्सेप्ट किया। ऐसा नहीं कि ऐसे खेलने में प्लेयर फेल नहीं हुआ होगा, आप इनमें फेलियर्स भी आएंगे, लेकिन आपने अगर ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलनी है, अगर आपने मौजूदा इंटरनेशनल क्रिकेट को compete करना है, तो आपको अपनी रेंज ऑफ शॉट एज ए बैट्समैन कीपिंग योर शेप एंड बैलेंस ऑन द क्रीज बढ़ाने पड़ेंगे, अदरवाइज आप हमेशा बिहाइंड द गेम है। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद टेस्ट मैच पर मजीद गुफ्तगू। एक आखिरी 2 सवाल आपसे करना चाहूँगा मोहम्मद हफीज़ साहब। में बाबर आजम मुल्तान टेस्ट मैच की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए और उन्होंने कहा कि मुझे किसी को बताने की, किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या हूँ, लेकिन ये जो चीज़ है कि जब बाबर की मैच विनिंग इनिंग बहुत सारे हैं, बहुत उन्होंने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, लेकिन ये सवालात उठ रहे हैं कि जब क्रूशल टाइम होता है तो बाबर जो है वो आउट हो जाते हैं। नहीं, मुझे लगता है ये बहुत हार्श है किसी भी प्लेयर के लिए ये सोचना और ये बात करना कि हर मैच में, देखें पहली बात तो ये है कि आपको हर एक इनिंग्स जो इंटरनेशनल लेवल पे आप खेलते हैं, आपने अपने आप को जस्टिफाई करना है। आप रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करने के लिए। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने किसी को जस्टिफाई नहीं करना। यस, यू आर अ बेस्ट परफॉर्मर ऑफ पाकिस्तान, लेकिन हर इनिंग्स जो आप खेलते हैं आपने उसके अंदर अपना बेस्ट जस्टिफाई करने की कोशिश करनी है कि यू आर द बेस्ट प्लेयर ऑफ पाकिस्तान, सो यू आर गेटिंग मोर अपॉर्चुनिटी, नंबर 1। नंबर 2, ये बहुत हार्श होता है किसी भी प्लेयर के ऊपर ये डाल देना कि जी हर मैच में, हर एक इनिंग्स में वही परफॉर्म करे। ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है कि बाबर ने टेस्ट क्रिकेट में, अगर हम रिसेंट पास्ट में जाएं तो बाबर की टेस्ट क्रिकेट के अंदर इंप्रूवमेंट हुई है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस सामने आई है। उसमें पाकिस्तान के अंदर आके पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट खेलना एक बहुत बड़ा टिक है पाकिस्तान, बाबर आजम के लिए और पाकिस्तानी बैट्समैनों के लिए, कि जब तक हम यूएई या बाकी जगहों पे जाके खेलते थे, ये जो होम कंडीशंस का मिलना है इन बैट्समैनों के लिए, मेरा ख्याल है ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। दे आर वंडरफुल प्लेयर्स, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आके जब से ये क्रिकेट खेलना शुरू हुए हैं, आप परफॉर्मेंसेज देखें, इन तमाम प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेज इनहैंस हो गई है, बढ़ गई। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके ऊपर हमें बहुत ज्यादा तनकीद करनी चाहिए कि बाबर हर मैच में परफॉर्म करे। यस, कभी आते हैं कुछ ऐसी सिचुएशन कि वो मेजर बड़ा मैच होता है या ऐसी सिचुएशन होता है जहां पे हम एज ए फैन ये उम्मीद लगा के बैठते हैं कि बाबर ही आएंगे और वो परफॉर्म करेंगे, लेकिन अगर कहीं होता तो हमें इतना हार्श नहीं होना चाहिए किसी भी प्लेयर के ऊपर। सर, मैं काफ़ी अरसे से क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूँ और क्रिकेट की कवरेज कर रहा हूँ। 2 चीज़ें,
एक ये कि हम अपने सीनियर को रिस्पेक्ट नहीं देते, और दूसरा ये कि ग्रेसफुली अंदाज में हम किसी को रिटायरमेंट का मौका नहीं फराहम करते। 96 टेस्ट मैच अजहर अली के, और हमने उनको श्रीलंका में एक टेस्ट मैच में बाहर बिठा दिया, इधर दूसरे टेस्ट मैच में बाहर बिठा दिया, उधर दूसरी तरफ इंग्लैंड को आप देखें, जेम्स एंडरसन को वो जिस तरह संभाल कर, वो कहते हैं ना कि वो जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वो फर्जाइल का स्टिकर लगा देते हैं, उस तरह वो लेकर चल रहे हैं जेम्स एंडरसन को। तो क्या अजहर अली की क्रिकेट ख़त्म? मुझे नहीं लगता। आप दो डिफरेंट माइंडसेट्स को कंपेयर कर रहे हैं। इंग्लैंड अपने प्लेयर्स की जैसी लुक आफ्टर करता है, जैसे कम्युनिकेट करता है, जैसे उनके साथ अपने अपने ख्यालात और उनके ख्यालात को एब्जॉर्ब करके राइट प्लानिंग के साथ प्लेयरों की यूटिलाइजेशन की जाती है, जैसे एंडरसन है या ब्रॉड है। इन दोनों की क्रिकेट अगर हम देखें तो ये वनडे क्रिकेट भी खेल सकते थे, लेकिन इनको नहीं, इनके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये डिसाइड किया गया कि दे वांट टू प्ले टेस्ट क्रिकेट फॉर देयर कंट्री फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और उसको प्रिजर्व करने के लिए उनकी एनर्जी और उनकी बॉडी टू यूटिलाइज देम बेटर, उनको टेस्ट क्रिकेट में प्रॉन्ग किया गया। और उनको बाकी क्रिकेट जो, हालांकि स्टुअर्ट ब्रॉड T20 फॉर्मेट में कप्तान भी रह चुके हैं, लेकिन उनको वहां से निकाल के एक राइट वे में इनकी लुक आफ्टर की गई। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कम्युनिकेट सही नहीं किया जाता। प्लेयर सिलेक्टर तमाम लोग इतने ज्यादा इनकंसिस्टेंट हैं, इतने ज्यादा उनके दिमागों में सोचे हैं अपनी जात को लेके कि वो इसके सही फैसले नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कम्युनिकेशन एरर, कम्युनिकेशन का जो फुकदान है वो एक इशू है इस सारे मामले के अंदर। लेकिन मुझे लगता है कि अजहर अली इज अ फैंटास्टिक प्लेयर। उसने जो पाकिस्तान के लिए जो क्रिकेट खेली, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि मैंने उनके साथ क्रिकेट खेली है। मैं जानता हूं कि उनकी जो क्रिकेट खेलने की जो पैशन है पाकिस्तान के लिए, जिस तरह उन्होंने बहुत सी चीजें सेक्रीफाइस की जिंदगी के अंदर जस्ट टू प्ले फॉर पाकिस्तान, मुझे लगता है कि उनकी जो जितनी कंट्रीब्यूशन है उसको एक्नॉलेज करना चाहिए, नंबर वन। और मुझे ये कतन जो है, ये मेरे दिलो दिमाग के किसी कोने में ये ख्याल नहीं है कि उनकी क्रिकेट खत्म हो गई है। अगर मैं लास्ट टेस्ट मैच में भी देखूं तो अजहर अली ने बहुत बेहतर तरीके से सेकंड इनिंग्स का आगाज किया। आप किसी भी एक इनिंग्स में फेल हो सकते हैं, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो रूट यहाँ पे आए हुए हैं और अभी तक वो जो रूट की तरह नहीं खेल सके जिनको हमने देखा हुआ है, लेकिन वो कंटिन्यू कर रहे हैं अपने सीनियर प्लेयर के साथ, कि उन्हें पता है कि उन्होंने इससे पहले अपने 100 टेस्ट मैचेस में क्या कुछ कर दिया हुआ है इस अपने मुल्क के लिए। हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि अजहर अली की क्रिकेट बाकी है, और उनको सिर्फ 100 टेस्ट मैचों के लिए नहीं वो क्रिकेट खेल रहे, वो पाकिस्तान के मजीद क्रिकेट खेल सकते हैं और बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं हम उनके टैलेंट को फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। क्योंकि मुझे कहीं पे भी कमी नजर नहीं आती अजहर अली की एज ए टेस्ट प्लेयर टू प्ले दिस फॉर्मेट। लेकिन अगर उनके साथ जिस तरीके से उनको श्रीलंका में ड्रॉप किया गया, जिस तरीके के यहाँ ड्रॉप किया गया, ये मामला आते हैं, और एज ए सीनियर आपको बहुत सी जगहों के ऊपर लोगों के माइंडसेट को जवाब देना होता है विद योर राइट परफॉर्मेंसेस। तो मुझे लगता है कि अजहर अली इज अ फाइटर, और वो जरूर अपनी, एक तो वो पॉजिटिव रहेंगे और अपनी अपॉर्चुनिटी का इंतजार करेंगे। जब भी उनको अपॉर्चुनिटी उनको दोबारा मिलेगी, ही विल परफॉर्म वेल। तो मोहम्मद हफीज़ साहब, ये भी बता दीजिए, आपने कहा कि कोई खिलाड़ी कभी ख़त्म नहीं होता, खिलाड़ी फाइटर होता है, लेकिन हमारा मसला ये है कि हम T20 की परफॉर्मेंस पर टेस्ट क्रिकेट खिला देते हैं, टेस्ट क्रिकेट की परफॉर्मेंस पे वनडे क्रिकेट खिला देते हैं, और एक फॉर्मेट में ख़राब खेलने पर आपको सारे फॉर्मेट से निकाल कर बाहर भी फेंक देते हैं। मोहम्मद रिजवान वाइट बॉल क्रिकेट में बेहतरीन खेल रहे हैं, लेकिन T20 क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में स्ट्रगल कर रहे हैं, ख़ास तौर पर टेस्ट क्रिकेट में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये सिर्फ कंकशन रूल के लिए आपने सरफराज को रखा हुआ है, या उनको 50वां टेस्ट खिला देना चाहिए, रिजवान को थोड़ा ब्रेक दे देना चाहिए ताकि वो सोचें और उनका करियर जो है वो प्रोलॉन्ग हो? देखें, ये गलतियां तो हमने पहले भी की हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट, जब मैंने अपनी क्रिकेट को अपने साथ लेके चला तो मैंने देखा कि ये गलती हुई सबसे पहले कामरान अकमल के केस में। उनको तीनों फॉर्मेट में मुसलसल खिलाया गया, और उसके साथ दूसरी जो हमारे पास ऑप्शन थी किसी भी फॉर्मेट में जिनको हम लेके चल सकते थे, हमने उनको बिल्कुल ही खुले लाइन लगा दिया। फिर उसके बाद सरफराज अहमद आए, सरफराज अहमद ने अपनी परफॉर्मेंसेस के साथ अपनी जगह बनाई, और फिर उनको अल्लाह ताला ने नवाजा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको कप्तान के तौर पर एक जिम्मेदारी दी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको भी वो लेके चले। लेकिन वो ड्रॉप हुए अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, कि वो अपनी परफॉर्मेंस पे खड़े नहीं रह सके। उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत शानदार नहीं थी एज ए बैट्समैन। तो जैसे ही उनको तीनों फॉर्मेट के कप्तानी से हटाया गया, उनकी जगह स्टेबल नहीं रही, उनकी जगह सीमेंटेड नहीं थी विद हिज ओन परफॉर्मेंसेस, तो वो बाहर हो गए। अब पिछले 3 साढ़े 3 साल से, तकरीबन 3 साल से
जो रिजवान हैं वो पाकिस्तान की एक बैकबोन की शक्ल नजर आ रहे हैं कि वो पाकिस्तान के लिए अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। तो उसकी वजह से अब ये पहले कामरान अकमल के केस में, फिर सरफराज के केस में, और अब रिजवान के केस में हम वही गलती बार बार दोहरा रहे हैं कि हम जो दूसरी हमारे पास जो ऑप्शंस मौजूद होते हैं, हम उनको अपने साथ लेके नहीं चल रहे। उनको दूसरे अपने जो फॉर्मेट्स हैं, तीनों फॉर्मेट्स, उनमें से किसी तरीके से किसी एक को रेस्ट करवा के दूसरे को कंटिन्यू नहीं किया जा रहा, ताकि दूसरा भी रेडी रहे और खेलता रहे। अब सरफराज को पिछले 3 साल से हम मोस्टली देखते हैं कि वो एक ट्रेवलर के तौर पर टीम के साथ ट्रेवल करते हैं, लेकिन मैच नहीं खेल पाते। तो सर अब टाइम आ गया उनको खिलाया जाए। उनको नहीं, कई जगहों पे उनको खिलाया जा सकता है। और मुझे अभी भी ये लग रहा है कि अगर ये ऑप्शन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो भी थिंक टैंक इस वक्त बैठे हैं, इवन बाबर को ये सोचना चाहिए कि अगर रिजवान की ये इस फॉर्मेट में टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंसेस बेहतर नहीं आ पा रही तो उनको ब्रेक दिया जाए, और अगर सरफराज या कोई भी और ऑप्शन उनके पास मौजूद है जिसको वो यूटिलाइज कर सकते हैं इन अ बेस्ट पॉसिबल वे, तो उसको करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर टेस्ट वनडे T20 कप्तान, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी की फातेह टीम के रुकन मोहम्मद हफीज़ हमारे साथ मौजूद थे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्कुह के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।